बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन नंबर 87 से 92 तक कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो थीम है, उसका जो एम है, वो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या हर एक जो हार्म है क्या वो ऑफेंस है। अब यहाँ पे इसका जो जवाब है वो है नो। तो क्योंकि अगर हर एक जो हार्म है वो ऑफेंस होता तो फिर जो स्पोर्ट्स हैं जो लोग खेलते हैं वो भी इलीगल होते। जो सर्जरीज हैं जो सर्जन्स करते हैं वो भी क्या होते हैं, वो हार्म होते, और होते तो हार्म ही हैं लेकिन वो भी फिर ऑफेंस होते। इवन नॉर्मल डेली लाइफ इंटेक्शंस में भी जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हार्म बन जाती है, यानी ऑफेंस बन जाती। इसलिए जो लॉ है वो एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करता है कि अगर कोई शख्स जो है वो खुद क्या करें, रिस्क जो है वो एक्सेप्ट करें, तो कुछ हार्म जो हैं वो क्या होते हैं, वो ऑफेंस नहीं होते। यहाँ से आज के हमारे लेक्चर का जो कंसेप्ट है वो ये आता है। उसका नाम है, उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट बेस्ड डिफेंसेस। ये आज का जो हमारा लेक्चर है उसका मेन थीम है। अब हम देखेंगे कि कॉन्सेंट जो है वो किस सूरत में लायबल है और किस सूरत में नहीं। आज की इस वीडियो में हम जो 3 क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। नंबर 1 तो हम ये देखेंगे कि जो कंसेंट है वो कब लीगली वैलिड होता है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि जो कंसेंट है वो क्या है, वो कब वाइड होता है, यहाँ पे क्या है, वैलिड है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि किस हद तक जो ये कंसेंट है ये किसी को क्रिमिनल जो लाइबिलिटी है उससे बचा सकता है। इन क्वेश्चंस के आंसर हम आज के लेक्चर में दो देंगे। ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, ये डायरेक्टली जो ट्रायल की स्ट्रेटजी होती हैं और जो डिफेंस बिल्डिंग होती है या चार्ज फ्रेमिंग होती है उसमें यूज़ होता है। यानी ये जो है ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टली डिसाइड करता है कि क्या चार्ज जो है वो लगेगा या नहीं, और डिफेंस जो है वो बनेगी या नहीं, और क्या कन्विक्शन होगी या नहीं। चलें अपना जो सेक्शन नंबर 87 है इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो टेक्स्ट टाइटल है वो ये कहता है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड। देखिए हर एक जो लफ्ज़ है ना वो क्या है, उसके ऊपर ना गौर करना होता है। नॉट इंटेंडेड से ये हमें पता चलता है कि यानी इंटेंशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। एंड नॉट नोन, यानी नॉलेज जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कॉन्सेंट। यहाँ पे हार्म की जहाँ पे यहाँ पे हमने हार्म की बात की, तो इस सेक्शन में जो हार्म है वो दो पर्टिकुलर हार्म की बात हो रही है, डेथ की और ग्रीवियस हर्ट की, डन बाय कॉन्सेंट। तो कहते हैं कि अगर अ, जो हार्म है जैसे डेथ है या ग्रीवियस हर्ट है, उसमें अगर आपकी जो इंटेंशन है वो शामिल नहीं है और आपके पास नॉलेज भी नहीं है, तो फिर जो सेक्शन नंबर 87 है वो क्या देता है, वो इम्यूनिटी देता है। अब हम इसका जो टेक्स्ट है वो ये देखते हैं कि वो क्या कहता है। जो फर्स्ट इसका क्लॉज है वो कहता है कि नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ आर ग्रीवियस हर्ट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहते हैं कि नथिंग विच इज़, नथिंग से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है वो ऑफेंस नहीं है अंडर उसी सेक्शन की। ठीक है, यानी इस केस में अंडर सेक्शन 87 जो है कहते हैं कि कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है अगर विच इज़, यानी यहाँ पे क्या लगता है, सबसे पहला जो फिल्टर है लगा है वो किस चीज़ का लगा है, वो इंटेंशन का फिल्टर लगा है। यानी लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है कि अगर तुम्हारा जो इंटेंशन है वो किसी को डेथ काज करना या ग्रीवियस हर्ट काज करने का है, अगर उस बंदे ने आपको कंसेंट भी दी हुई है, तो तब भी वो तुम्हें वो जो कंसेंट है वो तुम्हें नहीं बचा सकती। अगर इंटेंशन नहीं है यानी नॉट इंटेंडेड, ठीक है, तो फिर क्या है कि फिर अगला स्टेज आता है। अब देखते हैं कि वो क्या है। आगे ये कहता है कि एंड, यानी जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, विच इज़ नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ आर ग्रीवियस हर्ट। यहाँ पे जो लॉ है, यानी यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे एक दूसरा जो फिल्टर है ना वो लगता है, और वो किस चीज़ का है, वो है नॉलेज का।
सो इस फ्रेज में जो लॉ है वो ये कहता है कि सिर्फ जो इंटेंशन है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि तुम्हें उस चीज़ का पता था कि या नहीं कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ वो डेंजरस है। यानी ये जो ऊपर वाली एग्जांपल हैं, इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यानी इसमें जो इंटेंशन और जो रिजल्ट्स है ना वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो वो हम इस तरह देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो क्या कर रहा है, वो बॉक्सिंग कर रहा है। तो उसका जो इंटेंशन है वो क्या है, वो तो स्पोर्ट्स है, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, बॉक्सिंग, तो उसका जो इंटेंशन है वो है स्पोर्ट्स। अब जो ओपोनेंट होता है उसको क्या हो जाती है, सीरियस जो इंजरी है वो उसको कॉज हो जाती है। तो फिर अगर उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, सीरियस है, लेकिन जो इंटेंशन है वो तो सीरियस हार्म का नहीं था ना। तो फिर क्या क्या होगा कि फिर इस सूरत में जो सेक्शन नंबर 87 है वो क्या होगा, वो अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर कोई किसी को मारता है इस नीयत से कि उसे क्या हो, उसे सीरियस जो इंजरी है वो काज हो, तो फिर चाहे वो शख्स आपको कहे कि हाँ मारो मुझे, तो फिर जो जो कंसेंट है ना वो क्या हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है। यानी यहाँ पे जो लॉ है वो ये कह रहा है कि तुम अपनी मर्जी से अपनी जान या जो सिवियर हार्म है ना उसका लाइसेंस नहीं दे सकते। ये जो दूसरी सिचुएशंस है नॉलेज की, इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर आपको पता हो कि मेरे एक्ट से सीरियस इंजरी जो है वो काज हो सकती है, फिर भी तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा जो इंटेंशन था वो नहीं था, क्योंकि आपको नॉलेज तो था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। यानी जो इंटेंशन है वो ये है कि तुम क्या चाहते थे, क्या जो सीरियस हर्ट है या डेथ है वो काज करना चाहते थे या नहीं। जबकि जो नॉलेज है वो ये है कि तुम्हें क्या पता था कि क्या हो सकता है। यानी आपको ये अंदाज़ा था कि डूअर टू बी लाइकली टू काज के यानी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या कि मेरे एक्शन से किसी को डेथ जो है या ग्रीवियस जो हर्ट है वो काज हो सकती है। सो अगर ये जो नॉलेज है ना, ये अगर मौजूद हो, ये एग्जिस्ट करे, तो फिर जो सेक्शन नंबर 87 है ना वो उसका जो प्रोटेक्शन, ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दो सूरतों में कि अगर इंटेंशन ना हो, नॉलेज ना हो। तो अगर इंटेंशन एग्जिस्ट करे तो फिर इसका जो प्रोटेक्शन है वो क्या हो जाता है, वो वीगन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लॉ जो है वो किसी को भी आंखें बंद करने की जो एक्टिंग करते हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करता। सो अब आगे का फ्रेज है वो कहते हैं कि इज एन ऑफेंस। ये यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ये जो नथिंग है ना ये आप इधर लगाओगे, नथिंग इज एन ऑफेंस, यानी इस सेक्शन के अंदर अगर ये जो ऊपर की दो कंडीशंस जो है वो फिलफिल हो, ठीक है। ओके, सो ये कहते हैं कि यानी नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज। सो इस फ्रेज में जो लॉ है वो क्या करता है, वो एक प्रिंसिपल जो है वो डिक्लेयर करता है कि अगर ऊपर की जो दो कंडीशंस हैं यानी इंटेंशन और नॉलेज की अगर वो सेटिस्फाई हो जाएं, तो फिर जो हार्म है वो क्या होगा, वो जो हार्म है वो क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। यानी हार्म हुआ, इंजरी भी हुई, लेकिन लॉ फिर भी कहता है कि ऑफेंस नहीं है। सो लॉ में जो हार्म है वो हमेशा जो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है वो क्राइम यानी ऑफेंस के बराबर हो। यानी जो क्रिमिनल लॉ है ना उसका जो फोकस है वो हमेशा रिजल्ट पर नहीं होता, बल्कि जो सरकमस्टांसेस हैं, जो कंसेंट है, जो इंटेंशन है, उन सब के ऊपर होता है। अब जो है वो नेक्स्ट फ्रेज है कि और बी इंटेंडेड बाय द डूअर्स टू कॉज टू एनी पर्सन अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज। सो यहाँ पे जो लॉ है वो क्या करता है, एक थर्ड जो फिल्टर है ना वो लगाता है, थर्ड फिल्टर। ऊपर की जो दो फिल्टर है वो इंटेंशन और नॉलेज के हैं, और थर्ड जो है ये किसका है, एज का है। सो लॉ ये कहता है कि सिर्फ जो एडल्ट है यानी 18 ईयर से अबाव है, 18 प्लस है, तो वो क्या हो सकते हैं, यानी उनका जो कंसेंट है वो वैलिड होगा। जो माइनर होंगे, जो अंडर 18 होंगे, उनका जो कंसेंट है वो अनरिलायबल है। क्योंकि लॉ ये अज्यूम करता है कि जो माइनर है ना अंडर 18, वो क्या करते हैं, वो रिस्क को फुली समझने की सलाहियत नहीं रखते। सो यहाँ पे एक पॉलिसी रीजनिंग भी है, जो ये कहते हैं कि जो माइनर है ना उनको जो उनकी जो प्रोटेक्शंस है वो क्या है, वो प्रायोरिटी है। इसलिए चाइल्ड अगर हाँ भी करे ना तो उसकी जो वैल्यू है ना वो लीगली स्ट्रांग नहीं होती।
सो आगे जो फ्रेज है वो ये है कि हु हैज़ गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड। सो जो कंसेंट होता है ना उसके टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ कंसेंट होता है। एक होता है एक्सप्रेस कंसेंट और दूसरा होता है इम्प्लाइड कंसेंट। अब जो एक्सप्रेस कंसेंट है ये वो है जो क्लियर, जो वर्ड्स में आप किसी को हाँ कह दे। और जो इम्प्लाइड कंसेंट है ये क्लियर वर्ड्स में नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, ये बिहेवियर से इन्फर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेशन करते हो तो वो इम्प्लाइड कंसेंट है। वहाँ पे आपको हाँ या ना तो नहीं कहते, आपसे ये तो नहीं पूछा जाता ना कि अगर आपको हार्म जो है पहुंचा तो क्या आप कंसेंट देते हैं या नहीं। ठीक है, आपकी स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन है वो बताते खुद इस बात की का कंसेंट है कि मैं यानी रेडी हूँ। ठीक है, और जो दूसरा जो एक्सप्रेस कंसेंट है, जो जैसे सर्जरी के वक्त जो फॉर्म साइन करना होता है वो क्या होता है, वो एक्सप्रेस कंसेंट होता है, कंसेंट होता है। यानी जो हर साइलेंस है ना वो क्या है, वो कंसेंट नहीं है, बल्कि कंसेंट को सिचुएशन के कंटेक्स्ट में समझा जाता है। सो यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो क्यू एस ओ है ना उसका रोल आता है। यानी कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, वो कंडक्ट से इन्फर कर सकती है कि कॉन्सेंट जो थी वो थी या नहीं। और ये जो है ये कानून शहादत आर्डर के आर्टिकल 129 में मेंशन है, जहाँ जो ये बताता है कि कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। अब जो कंसेंट है वो क्या है, कंसेंट एक फैक्ट है ना। ठीक है, तो जो कोर्ट है ये बताता है कि इन कंडक्ट से कंसेंट इन्फर करना। सो कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, वो ये प्रिज्यूम कर सकती है कि लोग अपनी जो नॉर्मल बिहेवियर है उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल इवेंट ह्यूमन यानी कॉमन जो कोर्स होते हैं। ओके, और जो सर्कमस्टांसिस है ना यानी उससे क्या किया जा सकता है, यानी इन्फ्लुएंस जो है वो लिया जा सकता है कंसेंट का। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जो है वो वॉलंटरीली जो बॉक्सिंग रिंग है उसमें इंटर होता है तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट जो है वो ये प्रिज्यूम करेगी कि उसने जो रिस्क था वो क्या था, वो एक्सेप्ट किया। सो यहाँ से जो एम्प्लाइड कंसेंट है वो क्या होगी, वो प्रूफ हो जाएगी। तो फिर वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे जो है यानी इंजरी जो है वो कॉज हुई है विदाउट माई कॉन्सेंट। ओके, आगे का जो फ्रेज है वो ये कहता है टू सफर दैट हार्म, यानी हु हैज गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म। यहाँ पे जो लॉ है ना वो ये कहता है कि पर्सन सिर्फ एक्ट को नहीं, बल्कि जो हार्म है उसको भी क्या कर रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है, चाहे वो एक्सप्रेसली हो चाहे वो इम्प्लाइडली हो। यानी कि इसकी जो एग्जांपल है वो हम इस इलस्ट्रेशन से देखते हैं कि अगर ए और जी जो हैं वो दोनों मिल के एग्री होते हैं फेंसिंग करने का, ये फेंसिंग है। ठीक है, ओके, सो विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट यानी फन के लिए, दिस एग्रीमेंट्स इम्प्लाइज, ये क्या है, ये कंसेंट जो है ये इम्प्लाइड कंसेंट है, इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म। यानी ये एक ऐसा गेम है कि इनको पता है कि एक दूसरे को हार्म जो है वो पहुंच सकता है, विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग यानी ड्यूरिंग ये प्लेइंग दिस गेम may be caused without foul play, and if A अगर वो फेयरली खेल रहा है, वो फिर भी जी को जो है वो हर्ट पहुंच जाता है, तो फिर ए जो है उसने कहते हैं कि कोई ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं किया। क्योंकि अगर तुम फेंसिंग करते हो तो फिर तुम सिर्फ जो खेल है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि इसका जो पॉसिबल हार्म है, पॉसिबल जो इंजरी है उसको भी क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। सो यानी ये क्या है, ये एक रिस्क एक्सेप्टेंस थ्योरी है जो ये कहता है कि जो कंसेंट है ना वो क्या है, वो इज इक्वल टू रिस्क एक्सेप्टेंस। कि आप अगर किसी चीज़ का आप एक्सप्रेसली या अगर आप इम्प्लाइडली जो कंसेंट देते हैं तो इसका ये मतलब है कि उसके साथ जुड़ी जो इंजरी है, जो रिस्क है, जो हार्म है, उसको भी क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। सो अब जो है जो लास्ट फ्रेज है वो ये कहता है कि और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन who has consented to take the risk of that harm। सो इस लास्ट फ्रेज में ला ये कहता है कि जो एक्चुअल हार्म है वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रिस्क एक्सेप्ट करना जो है वो भी काफ़ी है। यानी ये जो सेंसी वाली एग्जांपल है, अगर इसमें हम देखें कि अगर तुम ये कह दो ना कि मुझे पता है कि इस केस में जो है रिस्क है,
लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ, मैं रेडी हूँ। तो फिर इस सूरत में जो लॉ है वो क्या करेगा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। सो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट जो मिक्सिम है, लीगल मिक्सिम है, जिसे लॉ ऑफ टार्ट में यूज़ किया जाता है, वो है वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। इसका ये मतलब है कि जिसने खुद रिस्क लिया यानी कॉन्सेंट दी, तो उसे जो इंजरी है उसका क्लेम भी हासिल नहीं है। सो अगर हम सेक्शन नंबर 87 को समराइज़ करें, तो जो सेक्शन नंबर 87 है उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, नंबर फर्स्ट पे तो जो चीज़ ज़रूरी है वो इंटेंशन है, और जो सेकंड नंबर पे जो चीज़ ज़रूरी है वो है नॉलेज। थर्ड नंबर पे जो फ़िल्टर था वो था एज का, और फोर्थ नंबर पे जो चीज़ ज़रूरी है वो है यानी जो विलिड कंसेंट है। ठीक है, कंसेंट हो बट विलिड हो। और उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पर है वो क्या है, वो है रिस्क एक्सेप्टेंस। तो ये अगर सारी चीज़ें मौजूद हों तो फिर जो यानी अगर इनमें से कोई एक जो है वो टूट जाए, तो फिर जो सेक्शन नंबर 87 के अंदर जो डिफेंस जो प्रोवाइड करता है, तो अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो फिर ये जो डिफेंस है ये क्या होगा, ये प्रोवाइड नहीं होगा। ओके, अब हम अपना जो सेक्शन नंबर 88 है वो देखते हैं कि वो क्या कहता है। उसका जो टाइटल है वो कहता है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कॉन्सेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। सो इस ये जो सेक्शन है ये यानी इस सेक्शन में जो लॉ है वो ये कह रहा है कि अगर कोई एक्ट डेथ कॉज करने के लिए इंटेंडेड नहीं थी, और उसमें जो गुड फेथ था वो क्या था, वो उसकी पर्सन की बेनिफिट के लिए था, और उसमें कंसेंट भी शामिल थी, तो इवन अगर जो हार्म है वो सीरियस हो, ठीक है, या डेथ का रिस्क भी हो, तो भी जो एक्ट है वो क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। यानी जो सेक्शन नंबर 88 है ये सेक्शन नंबर 87 से एक स्टेप आगे है। यहाँ पर जो रिस्क है वो ज़्यादा सीरियस है, लेकिन लॉ फिर भी प्रोटेक्शन देता है अगर कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो। तो अब हम इसका टेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या हैं। इसका टेक्स्ट कहता है कि नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। सो यहाँ पे जो लॉ है वो क्या करता है, सबसे दोबारा से जो पहला फिल्टर लगाता है वो किस चीज़ का लगाता है, वो लगाता है इंटेंशन का। यानी लॉ जो है वो ये नहीं कह रहा कि डेथ जो है वो काज ही नहीं हो सकती, बल्कि ये कह रहा है कि डेथ का जो इंटेंशन है वो नहीं होना चाहिए। देखें, जो सेक्शन नंबर 87 था उसमें जो ग्रीवियस हर्ट था वो क्या था, वो भी एक्सक्लूड था। लेकिन सेक्शन नंबर जो 88 है इसमें सिर्फ डेथ का इंटेंशन जो है वो क्या है, वो एक्सक्लूड है। यानी इसका ये मतलब है कि यहाँ लॉ जो है वो ग्रीवियस जो हर्ट है ना उसको टॉलरेट करता है, अगर बाकी जो कंडीशंस हैं वो क्या हों, वो फुलफिल हो रही हो। फॉर एग्जांपल, जैसे सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में बॉडी कट होती है ना, ठीक है, ये ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन इंटेंशन क्या होता है, डेथ तो कॉज करना नहीं होता, बल्कि क्योर होता है ना, यानी इलाज होता है। इसलिए जो सेक्शन नंबर 88 है वो अलाउ करता है, जो सेक्शन नंबर 87 अलाउ नहीं करता। सो आगे का जो फ्रेज है वो ये कहता है कि इज एन ऑफेंस, नथिंग नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज। ओके, सो यहाँ पर जो लॉ है ना वो अपना जो कोर प्रिंसिपल है वो क्या करता है, वो रिपीट करता है। और वो क्या है, यानी लॉ जो है वो ये कहता है कि हमेशा जो हार्म है वो क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू ऑफेंस, यानी ऑटोमेटिकली जो हार्म है वो ऑफेंस नहीं बन जाता। लेकिन जो सेक्शन नंबर 88 है इसमें जो हार्म का स्कोप है ना वो क्या है, वो वाइड हो जाता है। और वाइड किस तरह हो जाता है कि इसमें इवन जो सीरियस हार्म है वो भी शामिल है, इवन जो डेथ का रिस्क है वो भी शामिल है। सो यहाँ पर लॉ ये कह रहा है कि अगर पर्पस जो है वो जस्टिफाइड है, यानी इस ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर पर्पस जस्टिफाइड है तो फिर हार्म जो है वो लीगली एक्सेप्टेबल हो सकता है। सो ये जो प्रिंसिपल है, यानी इसको आप भी इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक यूटिलिटेरियन थिंकिंग का जो प्रिंसिपल है या कंसेप्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे जो शॉर्ट टर्म हार्म होता है वो क्या करता है, यानी उसमें जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है उसको देखा जाता है। फिर उसके बाद जो आगे का फ्रेज है वो ये कहता है कि और टू, सॉरी ये यहाँ से है, और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, और
बी नोन बाय द डूअर्स टू लाइकली टू कॉज। सो ये जो फ्रेज है ना, ये क्या है, ये इस सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लॉ है वो ये अलाउ करता है कि डूअर जो है उसको क्या हो, बी नोन, यानी उसको पता हो कि उसका जो एक्ट है उससे हार्म हो सकता है, इवन डेथ भी कॉज हो सकती है, फिर भी वो एक्ट करे। तो जो सेक्शन नंबर 87 था उसमें नॉलेज जो थी वो एक यानी प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 88 में जो नॉलेज है वो अलाउड है। और क्यों अलाउड है? क्योंकि यहाँ जो एक नया एलिमेंट है ना वो वो इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो क्या है, वो है बेनिफिट। तो बेनिफिट को देखा जाएगा। बेनिफिट यानी इसका ये मतलब है कि अगर जो हार्म है उसका जो नॉलेज है, ठीक है, यानी नॉलेज ऑफ हार्म जो है, नॉलेज ऑफ हार्म प्लस जो इंटेंशन है, किस चीज़ का इंटेंशन, जो अभी जो इस नए प्रिंसिपल की हमने बात की, इंटेंशन ऑफ बेनिफिट अगर हो, तो फिर इस सूरत में क्या होगा, जो एक्ट होगा वो क्या होगा, वो लॉफुल होगा। लेकिन शर्त ये है कि उसमें क्या शामिल हो, गुड फेथ भी शामिल हो। सो अगेन इसको हम इलस्ट्रेशन जो हमारा ये है कि डॉक्टर जो हैं वो जानते होते हैं कि ऑपरेशन क्या है, वो रिस्की है, यानी इज़ लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जी। जो सर्जन है वो जानता है, who suffer under the painful complaint but not intending to cause जी, लेकिन उसका जो इंटेंशन है वो जी को डेथ कॉज करना नहीं होता। ये नॉर्मली तो रेकलेस लग सकता है, लेकिन जो सेक्शन 88 पाकिस्तान पीनल कोड है इसमें ये क्या होता है कि वो जस्टिफाइड हो जाता है वो ऑपरेशन। सो आगे का जो फ्रेज है वो ये कहता है, टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ एंड हु हैज़ गिवन कॉन्सेंट। ओके, सो ये यहाँ पर जो ये फ्रेज है इसमें जो लॉ है वो ये पूछता है कि क्या जो एक्ट है वो विक्टिम की बेनिफिट के लिए था, और बेनिफिट से मुराद जो है उसकी फिजिकल या हेल्थ बेनिफिट है। जो पिक्यूनरी यानी जो फिनंशियल बेनिफिट्स हैं वो इसमें रिलेवेंट नहीं है यहाँ पर। ओके, और जो गुड फेथ है यानी ड्यू केयर भी होनी चाहिए, और ऑनेस्ट जो बिलीफ है वो भी इसमें लाजमी है। ओके, अब यहाँ जो कंसेंट की बात हो रही है कि वेदर एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड, ये यहाँ पे दोबारा से यानी कंसेंट की बात हो रही है, ये लेकिन ये सेक्शन नंबर 87 वाला कंसेंट नहीं है, ये बात हो रही है इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ओके, मतलब ये है कि पर्सन को क्या हो, टू सफ़र दैट हार्म, उसको ये मालूम हो कि उसको यानी रिस्क का उसको पता हो, और वो क्या करे, यानी टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, और वो क्या करे, वो वॉलंटरली वो क्या करे, वो एग्री करे। सो मेडिकल लॉ में ये जो कंसेप्ट है यानी इसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्ट्राइन कहते हैं। सो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्म कंसेंट है ये क्या है, फैक्ट्स है, और फैक्ट्स को क्या किया जाता है, फैक्ट्स को प्रूव किया जाता है, ठीक है। और इससे जो रिलेवेंट आर्टिकल है वो कानून शहादत का आर्टिकल 121 है। इसको हम प्रीवियस लेक्चर के साथ भी सेक्शन 83 और 84 के कंटेक्स्ट में भी देख चुके हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे जो आर्टिकल 121 है वो अप्लाई होगा, और ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस, और ये जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो स्टिल जो जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है। और जो इन्फॉर्म कंसेप्ट है वो भी क्या है, वो भी एक एक्सेप्शन के अंडर आता है। तो फिर इस सूरत में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, वो दैट केसेस ऑफ अक्यूज्ड, वो अक्यूज्ड के ऊपर होता है, यानी उसको प्रूफ करना होगा कि जो यानी उससे जो है कंसेंट उसने दी थी, और वो जो कंसेंट थी वो क्या थी, वो एक वैलिड कंसेंट थी। यानी ये जो लिखा है ना कि टू सफ़र दैट हार्म, या जो रिस्क की बात हो रही है, यानी पर्सन जो है, लॉ ये कहता है कि पर्सन एक्चुअल हार्म एक्सेप्ट करे या उसका जो पॉसिबल रिस्क है वो एक्सेप्ट करे। दोनों सिचुएशन में जो कॉन्सेंट है वो क्या हो सकती है, वो वैलिड हो सकती है। सो अगर हम सेक्शन नंबर 88 को सिंपल करके समझें कि सेक्शन नंबर जो 88 है वो उसमें क्या चीज़ें जो हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो ये हैं कि उसमें यानी नो इंटेंशन, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए किस चीज़ की, यानी सीरियस हार्म की या डेथ की, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ है इसमें जो नॉलेज है वो अलाउड है, यानी उसको पता हो डूअर्स को कि यहाँ पे जो पॉसिबल रिस्क हैं वो मौजूद है। और थर्ड नंबर पे जो है वो यानी जो एक्ट किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, वो जो विक्टिम है उसकी बेनिफिट के लिए होना लाजमी है। और फोर्थ नंबर पे उस एक्शन में जो गुड फेथ है, ठीक है, वो भी लाजमी है। और फिफ्थ नंबर पे
जो कंसेंट है, यानी जो वैलिड कंसेंट है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, वो भी क्या है, वो भी ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें से अगर कोई एक भी मिसिंग हो तो फिर जो प्रोटेक्शन है अंडर सेक्शन नंबर 188, तो फिर ये क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर जो 89 है, उसका जो टाइटल है वो बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कॉन्सेंट ऑफ गार्डियंस। सो ये जो सेक्शन है ये असल में एक प्रोटेक्टिव डॉक्ट्राइन है। यहाँ लॉ जो है ये उन लोगों को उन लोगों के लिए उसने ये फ्रेमवर्क बनाया है जो खुद क्या कर सकते हैं, जो खुद विलिड जो कंसेंट है वो देने की कैपेसिटी में नहीं है। वो कौन है, चाइल्ड और इनसेंट पर्सन। यानी उनको क्या देता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो जो सेक्शन नंबर 87 और 88 में जो जो एडल्ट का कंसर्न था वो सेंट्रल था, उसके लिए जो एज थी वो डिटरमिन थी। लेकिन इस सेक्शन में जो प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाती है। यानी ये जो सेक्शन है ये पूछता है कि अगर पर्सन जो है वो खुद कंसेंट दे ही ना सके तो फिर क्या होगा। तो फिर लॉ ये कहता है कि उसकी जगह पे फिर कौन दे सकता है, उसके उसके जो गार्डियन है, ठीक है, वो डिसीजन ले सकता है। लेकिन किसके साथ, स्ट्रिक्टली उसकी जो बेनिफिट है उसके लिए। सो फिर यहाँ से यानी जो एक बैलेंस है ना वो क्रिएट हो जाता है, बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्शन वर्सेस नेसेसिटी। सो इसका जो टेक्स्ट है वो ये कहता है कि नथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 89। सो यहाँ पे जो पहला फिल्टर लगता है वो है गुड फेथ का। यानी लॉ जो है वो यहाँ पे इंसिस्ट करता है कि एक जो है वो क्या हो, वो ऑनेस्ट हो, उसमें ड्यू केयर और अटेंशन जो है वो ली गई हो। अगर गार्डियन या जो एक्यूज्ड होता है वो सिर्फ ये कहे कि मेरी जो नीयत थी वो अच्छी थी, तो फिर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो कोर्ट जो है वो ये देखती है कि क्या रीज़नेबल जो पर्सन है, कोई आम जो रीज़नेबल पर्सन हो, क्या वो भी ये एक्ट करता, क्या जो प्रॉपर केयर थी वो ली गई थी। तो फिर यहाँ पे जो क्यूएसओ का अगेन जो आर्टिकल 121 है वो रिलेवेंट हो जाता है। तो जिसमें एक्यूज जो होता है, जो स्पेसिफिकली इस सेक्शन के अंडर जो गार्डियन है वो आते हैं। तो एक्यूज को प्रूफ करना होगा कि उसने जो एक्शन लिया है वो उसने गुड फेथ में लिया है। सो अगर गुड फेथ जो है वो फेल हो जाए तो पेरा जो अंडर सेक्शन 89 जो पूरा डिफेंस है वो कोलेप्स हो जाता है। ओके, सो आगे जो है वो ये है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज और ऑफ अनसाउंड माइंड। सो यहाँ पे दो जो कैटेगरीज हैं वो क्या है, वो जो डिफाइन हुई है। नंबर एक कौन है, वो चाइल्ड है जो कि 12 ईयर की, अंडर 12 ईयर ऑफ एज है। और दूसरा जो है वो कौन है, वो अनसाउंड माइंड है। यानी ये दोनों जो हैं ये वो लोग हैं जो रिस्क समझने की कैपेसिटी नहीं रखते और उसके साथ साथ जो इन्फॉर्म डिसीजन है वो भी नहीं ले सकते। इसलिए लॉ जो है उनकी जो ऑटोनॉमी है उसको क्या करता है, लिमिट करता है, और उनकी जो प्रोटेक्शन है उसको क्या करता है, प्रायोरिटी देता है। यानी लॉ ये कहता है कि जहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो, कम हो, वहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। सो आगे का फ्रेज कहता है कि बाय और बाय कंसेंट either express or employed of the guardian or other person having lawful charge of that person। सो ये जो फ्रेज है ये क्या है, ये इस सेक्शन का ऑपरेशनल पार्ट है। यानी लॉ जो है वो ये अलाउ करता है कि वो जो एक्ट हुआ है वो क्या हो, या तो गार्डियन खुद एक्ट करे, ठीक है, गार्डियन खुद एक्ट करे, या किसी और को क्या करे, कंसेंट दे। यानी लॉ जो है वो लॉफुल गार्डियन, यानी यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो लॉफुल गार्डियन है। और लॉफुल जो गार्डियन है वो कौन हो सकते हैं, वो पेरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई लीगली अपॉइंटेड गार्डियन है, ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं। और उसके अलावा या जो या कोई जिसके पास यानी लॉफुल कस्टडी हो, तो फिर वो भी क्या होते हैं, वो भी लॉफुल गार्डियन कंसिडर किए जाते हैं। सो अगर कोई स्ट्रेंजर जो है वो ये एक्ट करे बिना अथॉरिटी के, तो फिर जो सेक्शन नंबर 89 के अंदर प्रोटेक्शन है वो फिर नहीं मिलता। सो यहाँ पर जो सीआरपीसी है
वो क्या होता है, वो इनडायरेक्टली रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि सीआरपीसी में जो कस्टडी और गार्डियनशिप के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें कोर्ट जो है वो ये डिटरमिन करती है कि लॉफुल चार्ज जो है वो किसके पास है। सो आगे का जो फ्रेज है वो ये कहता है कि इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर्स टू बी लाइकली टू कॉज टू दैट पर्सन। यानी यहाँ पर लॉ जो है वो फिर डिक्लेयर करता है कि हार्म होने के बावजूद एक जो है वो ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन ये जो ब्लैंकेट है ना, यानी ये जो प्रोटेक्शन है, ये परमिशन नहीं है। ये सिर्फ तब अप्लाई होती है जब गुड फेथ हो, बेनिफिट हो, प्रॉपर जो गार्डियन है उनका कंसेंट शामिल हो, तो फिर जो है अंडर सेक्शन 89 जो प्रोटेक्शन है वो दी जाएगी। सो अब हम इस सेक्शन की जो प्रोविजंस हैं, यानी जो लिमिटेशंस हैं, उनको देखते हैं। सो ये जो प्रोविजो है ये इस सेक्शन का क्या है, ये इस सेक्शन का कंट्रोल सिस्टम है एक किस्म का। सो इसमें जो लॉ है वो ये कहता है कि इतनी फ्रीडम है यानी पर्टिकुलर हद तक, लेकिन यहाँ से जो लाइन है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट जो प्रोविजो है वो क्या कहता है, वो कहता है दैट दिस एक्सेप्शन, जो ऊपर एक्सेप्शन दी गई है, शिल नॉट एक्सटेंड to the intentional causing of death or to the attempting to cause death। यानी गार्डियन के पास भी ये पावर नहीं है कि वो क्या कर सके, क्योंकि वो किसी चाइल्ड या किसी इंसेन पर्सन की जो डेथ है वो क्या करें, वो अलाउ करे, या उसकी जो अटेम्प्ट है वो भी अलाउ करे। यानी यहाँ पर इस सूरत में जो कॉन्सेंट है वो क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है। और ये जो फर्स्ट प्रोविज़ो है, ये जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 9 है, ये उसके साथ भी अलाइन करता है। और जो आर्टिकल 9 है वो बात करता है जो यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की, जहाँ लाइफ की जो प्रोटेक्शन है वो फंडामेंटल राइट है। जो सेकंड प्रोविज़ो है वो बात करता है that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। सो देखें, नॉर्मली अगर एक्ट से डेथ का रिस्क होता है तो फिर नॉर्मल सिचुएशन में वो एक्ट जो है वो अलाउड नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर उसका जो पर्पस है वो क्या हो, वो उसका जो पर्पस है वो हो प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ को प्रिवेंट करना, और या प्रिवेंटिंग ग्रीवियस हर्ट को रोकना, या क्योरिंग यानी जो सीरियस डिजीज़ है उनको क्या करना, उनको डिजीज़ करना। जैसे फॉर एग्जांपल जो अगर चिल्ड्रन की जो रिस्की सर्जरी है, उसका जो मकसद होता है, उसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, डेथ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, क्योर होता है। तो फिर यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 88 है वो उसका जो लॉजिक है वो एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ। सो जो थर्ड प्रोविजो है वो बात करता है दैट दिस एक्सेप्शन शिल नॉट एक्सटेंड इनटू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट। यानी ये गार्डियन को अलाउ नहीं करता कि वो बच्चे को या इंसेन पर्सन को वॉलंटरी जो ग्रीवियस हर्ट है वो कॉज करे, और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, या वो इवन कोशिश भी करे, अनलेस इट बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर उसका जो पर्पज है वो उस बच्चे या इंसेन पर्सन की जो डेथ है वो प्रिवेंट करना है, या उनको ग्रीवियस हर्ट से बचाना है, या द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज़, तो फिर इस सूरत में जो ग्रीवियस हर्ट है वो क्या है, वो नॉर्मली अलाउड है। सो अगर बच्चे या इंसेन पर्सन को उसकी उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, उनको ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए, अगर कोई ग्रीवियस, यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो ग्रीवियस हर्ट की हो रही है, ठीक है, कि अगर जो उसका जो मकसद है उसका लाइफ सेविंग है, तो फिर इस सूरत में जो सिवियर इंजरी है वो क्या है, वो अलाउड है, यानी जो ग्रीवियस हर्ट है। ओके, सो आगे है फोर्थ नंबर का जो प्रोविजो है वो कहता है that this exception shall not extend to the abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend। ओके, सो ये जो एक्सेप्शन है, लॉ ये कहता है कि ये जो एक्सेप्शन है सेक्शन 89 की, ये किसी ऐसी ऑफेंस के अबेटमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेगी जिसको खुद जो है ये एक्सेप्शन जो है वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट नहीं करती। यानी सिंपल लैंग्वेज में जो सेक्शन नंबर 89 है
वो ये कहता है कि अगर कोई एक्ट जो है वो खुद सेक्शन नंबर 89 के अंडर लॉफुल नहीं है, तो तुम उस एक्ट को इनडायरेक्टली यानी अबेटमेंट के ज़रिए से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब अबेटमेंट जो है ये क्या है, लॉ ने इसकी डिफिनेशन जो है दी हुई है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में। और अबेटमेंट का जो मतलब है पीपीसी में वो ये है कि किसी को ऑफेंस के लिए इंस्टिगेट किया जाए या उसकी हेल्प की जाए या उसकी जो कंस्पेरेसी है उसमें उसको इन्वॉल्व किया हुआ जाए। सो जो अबेटमेंट है ये खुद तो क्राइम नहीं है, लेकिन किसी और को करने से अगर आप मदद कर रहे हैं तो फिर ये अबेटमेंट होती है। सो ये जो फोर्थ नंबर का प्रोविजो है, ये इसमें जो लॉ है वो ये कह रहा है कि गार्डियन को जो कुछ एक्ट्स हैं वो अलाउ है यानी चाइल्ड और जो इंसेन पर्सन है उनकी बेनिफिट के लिए, लेकिन जो गार्डियन है वो इस पावर को मिसयूज करके किसी और क्राइम में इनडायरेक्टली जो है किसी यानी किसी और क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए उस पावर को यूज़ नहीं कर सकता। सो ये क्या प्रोवाइड करता है जो फोर्थ नंबर का प्रोविजो है, ये एक एंटी सेफ गार्ड है। यानी यहाँ पे बात हुई है ना कि नॉट शिल नॉट एक्सटेंड इन टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। यानी ये यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो सेक्शन नंबर 89 है उसका जो प्रिवेंशन जो प्रोटेक्शन है वो डायरेक्ट एक्ट्स तक लिमिटेड है, और अबेटमेंट क्या है वो तो डायरेक्ट एक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है जैसे अबेटमेंट हो गई, उसमें ये ऑटोमेटिकली जो प्रोटेक्शन है वो नहीं दी जाएगी गार्जियंस को। सो यहाँ पे ये जो ऑफ एनी ऑफेंस है इससे मुराद कोई भी ऑफेंस है अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, चाहे वो हर्ट हो, थेफ्ट हो या कोई भी और क्राइम हो। सो ये कह रहा है ना कि टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, यानी इसका ये मतलब है कि अगर ऑफेंस जो है वो खुद सेक्शन नंबर 89 के अंडर जस्टिफाइड नहीं होता तो उसका जो अबेटमेंट है वो भी क्या होगा, वो भी जस्टिफाइड नहीं होगा। अब इसका इलस्ट्रेशन जो है वो देखते हैं। ए क्या करता है, गुड फेथ में फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट्स विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय अ सर्जन, ठीक है, knowing it to be likely that the operation will cause the child death but not intending to cause the child death. A is within the exception and as much as his object was the cure of the child. So ये जो एग्जाम्पल है, ये इलस्ट्रेशन है, ये बताता है कि फादर ने अपने चाइल्ड का जो ऑपरेशन क्या करवाता है, अपने चाइल्ड का ऑपरेशन करवाता है। उसे पता है कि चाइल्ड की जो डेथ है उसका रिस्क जो है वो मौजूद है, लेकिन उसका जो नॉट इंटेंशन यानी उसका जो इंटेंशन है वो क्या है, वो उस चाइल्ड की का जो क्योर है वो है। सो फिर इस सूरत में अगर उसकी फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है तो कोर्ट जो है वो क्या रीजनिंग देगी, कोर्ट ये रीजनिंग देती है कि क्या इस इलस्ट्रेशन में गुड फेथ जो है वो मौजूद था या नहीं, और क्या जो बेनिफिट है वो क्लियर है या नहीं, और क्या ये जो रिस्क है ये जस्टिफाइड था, यानी जस्टिफाइड है। तो इसलिए फिर कोर्ट क्या कहती है, वो कहती हैं कि अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हों यानी गुड फेथ भी हो, बेनिफिट भी क्लियर हो और रिस्क जो है वो भी जस्टिफाइड हो, तो फिर सेक्शन अंडर सेक्शन नंबर 89 ये क्या होगा, ये ऑफेंस नहीं होगा। सो अब हम अपना जो सेक्शन नंबर 90 है वो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहता है। सेक्शन नंबर 90 का जो टेक्स्ट है वो ये कहता है कि कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। सो जो सेक्शन नंबर 90 है इसको कहते हैं डिस्ट्रॉयर क्लास। डिस्ट्रॉयर क्लॉज क्यों है ये, डिस्ट्रॉयर क्लॉज इसलिए है यानी जहाँ पे जो कंसेंट दिख रही हो कि है लेकिन लॉ कहता है कि ये कंसेंट है ही नहीं। तो जो सेक्शन नंबर 90 है ये हमें असल में जो रियल कंसेंट है और फेक कंसेंट है उसमें हमें फ़र्क समझाता है। सो जो सेक्शन नंबर 90 का जो टेक्स्ट है वो ये कहता है कि अ कॉन्सेंट इज़ नॉट सच अ कॉन्सेंट इज़ इट इंटेंडेड बाय दिस कोड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। ओके, सो इस फ्रेज में जो लॉ है वो ये कहता है कि जो कंसेंट तुम देख रहे हो वो उस टाइप की कंसेंट नहीं है जिसे लॉ जो है वो क्या समझता है, वैलिड समझता है। यानी जाहिर में तो कंसेंट जो है वो मौजूद है लेकिन लॉ के नज़दीक वो लीगल कंसेंट नहीं है। यानी यहाँ पर लॉ जो है वो टू टाइप्स ऑफ कंसेंट में डिफ्रेंशिएट करता है, यानी रियल एंड फेक कंसेंट, यानी वैलिड कंसेंट और जो फेक कंसेंट होता है, यानी उसको जो रियल कंसेंट होता है, वैलिड कंसेंट होता है उसको लॉ एक्सेप्ट करता है, जो अपेरेंट कंसेप्ट होता है, जो फेक कंसेप्ट होता कंसेंट होता है उसको लॉ क्या करता है, रिजेक्ट करता है।
सो आगे ये बताता है कि इफ़ द कॉन्सेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी। सो यहाँ पर जो लॉ है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को रिकॉग्नाइज करता है। यानी अगर कोई बंदा है वो डर के अंदर डिसीजन ले रहा है तो वो डिसीजन जो है वो उसका अपना नहीं है। सो लॉ उसको कंसेंट नहीं समझेगा। सो इसकी एग्जांपल जो है वो हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी को कहा जाए कि अगर तुम एग्री नहीं करोगे तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी, या अक्सर लोगों को जो फैमिली की धमकी मिलती है कि उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो बंदा अगर हाँ कहता है तो वो क्या है, वो असल में चॉइस नहीं कर रहा होता, बल्कि वो क्या कर रहा होता है, वो सर्वाइवल कर रहा होता है। तो इसलिए लॉ कहता है कि फियर डिस्ट्रॉयज वॉलंटरीनेस। यानी लॉ का एक फंडामेंटल क्रिमिनल लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि वॉलेंट्री एक्ट ही लीगली मीनिंगफुल होता है। अब जो दूसरा फ्रेज है वो ये कहता है कि और अंडर अ मिस कंसेप्शन ऑफ फैक्ट। सो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का क्या मतलब है, यहाँ जो प्रॉब्लम है वो फियर नहीं बल्कि गलत इन्फॉर्मेशन है, यानी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स हैं। यहाँ पर जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर तुम किसी झूठी या मिसलीडिंग जो फैक्ट्स हैं उस पर कंसेंट देते हो तो तुम्हारी जो कंसेंट है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर जो है वो क्या करता है, वो जो रिस्क है वो छुपाता है, तो फिर इस सूरत में जो कंसेंट होती है वो क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। सो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या अगर सच पता होता तो बंदा कंसेंट देता। अगर जवाब ये है कि नहीं तो फिर जो कंसेंट है वो क्या है, वो इनवैलिड है। सो आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट्स नोज और हिज रीजन टू बिलीव। सो यहाँ पर जो लॉ है वो ये कहता है कि जो विक्टिम है उसका सिर्फ कंफ्यूज होना यानी फियर, और उसका जो मिसकंसेप्शन है यानी अफ्रेड होना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि इफ़ द पर्सन डूइंग यानी जो अक्यूज्ड है उसको भी पता होना चाहिए या पता होना चाहिए था। सो यहाँ पर बात हो रही है एक्चुअल नॉलेज की, यानी उसे पता था, और दूसरा जो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है उसकी, यानी उसे पता होना चाहिए था। यानी यहाँ पर जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो दोनों अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अक्यूज्ड को जिनवनली वो नहीं जानता कि कंसेंट जो है वो फियर से दी गई है, तो फिर जो है अंडर सेक्शन 90 जो डिफेंस है वो पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर रीजनेबल पर्सन जो है वो ये समझ जाता कि ये जो कंसेंट है ये क्या है, ये फोर्स बेस्ड है या फियर बेस्ड है, तो फिर जो अक्यूज्ड है वो लॉ से बच नहीं सकता। लेकिन उस वक्त यानी उस वक्त पे जो सेक्शन नंबर 90 की जो प्रोटेक्शन है वो उसको नहीं मिल सकती। सो आगे कहता है कि दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कंसीक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शंस। सो यहाँ पर जो लॉ है वो ये पूछता है कि क्या कंसेंट जो है वो डायरेक्टली फियर की वजह से दी गई है या मिसकंसेप्शन की वजह से दी गई है। अगर जवाब है हाँ तो फिर जो कंसेंट है वो क्या हो जाएगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर कंसेंट जो है वो वैलिड रह सकती है। सो अब इस सेक्शन का जो ये पार्ट है ये कहता है कि कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन, यानी जब कैपेसिटी है वो कोलैप्स हो जाती है। सो ये कहते हैं कि एक द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंड माइंडनेस, यानी कोई शख्स है जो अनसाउंड माइंड का है और वो इंटॉक्सिकेटेड है, इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। यानी अगर कोई पर्सन है वो मेंटल इलनेस का शिकार है, या जो जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो लूज़ कर चुका है इंटॉक्सिकेशन की वजह से या किसी भी वजह से, सो वो यानी वो जो है वो एक्ट की जो नेचर है वो उसको और उसकी जो कंसिक्वेंस है उसको समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर जो लॉ है वो ये कहता है कि अंडरस्टैंडिंग के बिना जो कंसेंट है वो क्या है, वो इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पर यानी इस जगह पे जो सेक्शन नंबर 89 है ये उसके साथ कनेक्ट होता है, जहाँ जो गार्डियन का जो कंसेंट था वो आता है। यानी ये जो सेक्शन नंबर 89 है ये जो है ये अनसाउंड माइंड जो है वहाँ पे दो कंडीशंस बताई गई थी, चाइल्ड और अनसाउंड माइंड की, तो ये उसके साथ लिंक है। फिर आगे जो ये इंटॉक्सिकेशंस का बताया गया है तो ये इस बारे में बात करता है कि जो इंटॉक्सिकेशन है वो इतनी हो कि एक्ट की नेचर और उसका जो कंसिक्वेंसेस हैं वो ही समझ ना आ सके। सो फिर आगे है consent of child unless the contrary appears from the context
if the consent is given by a person who is under 12 year of age. So ये जो है ये बात करता है ये अंडर जो 12 ईयर की जो चाइल्ड है उनकी जो कंसेंट है वो क्या है, वो वैलिड नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट यानी स्ट्रिक्ट किस्म का रूल है और इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो चाइल्ड होते हैं वो इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और जो चाइल्ड होते हैं वो रिस्क भी एवेलुएट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर जो लॉ है वो एक पैटर्नलिस्टिक जो अप्रोच है वो अडॉप्ट करता है, यानी लॉ ये कहता है कि बेटर टू ओवर प्रोटेक्ट देन टू रिस्क एक्सप्लॉइटेशन। सो जो सेक्शन नंबर 90 है वो जिन चीज़ों के बारे में बात करता है कि किन सूरतों में किसी को प्रोटेक्शन मिलेगी, वो ये है कि जो वैलिड कंसेंट के लिए क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। उसमें जो नंबर फर्स्ट है वो ये है कि जो कंसेंट है वो क्या हो, वो फ्री हो, यानी उसमें नो फियर हो। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कंसेंट हो वो क्या हो, वो इन्फॉर्म्ड हो, यानी कोई मिसकंसेप्शन जो है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट जो है वो उसमें शामिल ना हो। और थर्ड नंबर पे जो है यानी जो पर्सन है वो क्या हो, वो कैपेबल हो, यानी कि ना तो वो अनसाउंड माइंड का हो और ना ही वो माइनर हो और ना ही वो क्या हो, इंटॉक्सिकेटेड हो। सो अगर इनमें से कोई एक भी एलिमेंट जो है वो मौजूद ना हो यानी फेल हो जाए तो फिर अंडर सेक्शन 90 जो कंसेंट है वो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अब हम स्टार्ट करते हैं जो सेक्शन नंबर 91 है उसको। उसका जो टाइटल है वो कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज। सो जो सेक्शन नंबर 90 है वो ये कहता है कि यहाँ कंसेंट का जो डिफेंस है वो चल ही नहीं सकता। जो सेक्शन नंबर 87 से जो 89 है वो जिस चीज़ की बात करते हैं वो ये है कि वो जो सेक्शंस हैं वो कंसेंट को शील्ड बनाते हैं। और जो सेक्शन नंबर 90 हमने अभी स्टडी किया वो फेक कंसेंट को रिजेक्ट करता है। लेकिन जो सेक्शन नंबर 91 है वो ये कहता है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ जो कंसेंट है उसका सवाल ही इररिलेवेंट है। चाहे इसका ये मतलब है कि चाहे कंसेंट वैलिड हो लेकिन फिर भी एक्ट जो है वो ऑफेंस ही रहेगा। सो ये क्या है, ये क्रिमिनल लॉ की फाइनल बाउंड्री है। सो अब हम इसका टेक्स्ट देखते हैं कि इसका टेक्स्ट जो है वो क्या कहता है। सो ये कहते हैं कि द एक्सेप्शंस इन सेक्शंस 87, 88 एंड 89। सो कौन सी एक्सेप्शन थी? 87 में एडल्ट कंसेंट की बात हो रही थी, 88 में बेनिफिट प्लस गुड फेथ की बात हो रही थी और 89 में गार्डियन का जो कंसेप्ट था उसकी बात हो रही थी। इसका ये मतलब है कि जितने भी जो कंसेंट बेस्ड जो डिफेंसेस है इन सेक्शंस में जो हमने इन सेक्शंस में देखी वो सब कहाँ टेस्ट होंगी, वो सेक्शन 91 जो है उसमें टेस्ट होंगी। यानी ये कह रहे हैं ना कि डोंट एक्सटेंड्स टू एक्ट्स। कौन से एक्ट्स? ये क्या है, यानी यहाँ पे ये क्या है, डोंट, यानी ये क्या क्या कर रहा है, ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। यानी उन सेक्शन का जो प्रोटेक्शंस था इन सेक्शंस में वो क्या होगा, वो हर जगह अप्लाई नहीं होता। यानी कंसेंट की जो शील्ड है वो क्या है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। सो ये कहते हैं कि विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म, यानी हर एक जो एक्ट है वो नहीं बल्कि सिर्फ वो एक्ट जो ऑलरेडी ऑफेंसेस डिफाइन हो चुके हैं लॉ में, यानी पीपीसी ने जिन एक्ट्स को इनहेरेंटली क्राइम डिक्लेयर किया है उनकी बात हो रही है। इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म्स, यानी ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सेक्शंस का। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये होता है कि यानी अलग से बिना किसी और चीज़ पर डिपेंड किए। सो लॉ ये कह रहे हैं कि कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो ऐसे हैं जो हार्म पर डिपेंड नहीं करते। यानी जो ऑफेंसेस हैं, जो क्राइम्स हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक है हार्म इंडिपेंडेंट क्राइम्स, हार्म डिपेंडेंट क्राइम्स, और दूसरा है हार्म इंडिपेंडेंट क्राइम्स। जो हार्म डिपेंडेंट क्राइम्स हैं वहाँ पर इंजरी या डैमेज जो है वो होना ज़रूरी है क्योंकि वो हार्म के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। सो यहाँ पर जो कंसेंट है वो क्या हो जाता है, वो रिलेवेंट हो सकती है। लेकिन जो हार्म इंडिपेंडेंट हो यानी इंडिपेंडेंट इन नेचर हो वो क्या हो, वाह, यानी ये वो क्राइम है जहाँ एक जो है वो खुद ही इलीगल हो, चाहे हार्म हो या ना हो। सो सेक्शन नंबर जो 91 है ये सिर्फ उस इंडिपेंडेंट यानी हार्म इंडिपेंडेंस जो है दूसरी जो कैटेगरी है उसकी बात करता है। ओके, आगे ये कहते हैं कि विच दे मे कॉज आर बी इंटेंडेड टू कॉज और बी नोन टू बी लाइकली टू कॉज। सो ये जो फ्रेज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तीन चीज़ें जो है वो कवर करता है और वो तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 क्या है, वो है एक्चुअल हार्म यानी कि काज। और सेकंड क्या चीज़ है,
वो है इंटेंडेड हार्म, यानी कि जो इंटेंशन है, नीयत है, उसकी बात करता है। और जो थर्ड चीज़ है वो है लाइकली हार्म, यानी लाइकली टू कॉज हार्म, यानी वहाँ बात हो रही है नॉलेज की। सो यहाँ पर इस फ्रेज में जो लॉ है वो ये कह रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हार्म हुआ या नहीं, मुझे जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये है कि क्या तुम्हारा इंटेंशन था या तुम्हें उसकी रिस्क का पता था, यानी तुम्हें नॉलेज थी। अगर एक्ट जो है वो अपनी नेचर में वो ऑफेंस है, यानी इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो ये जो सारी बातें हैं ना ये सब इररिलेवेंट हो जाती हैं। सो यानी जो पूरी कॉन्सेंट क्यूरी है ना उसको क्या कर देती है, उसको साइड पे रख देता है ये जो फ्रेज है। सो इसको अगर हम इस टेक्स्ट को अगर हम दोबारा सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसमें जो लॉ है वो ये कह रहा है कि जो कंसेंट बेस्ड जो एक्सेप्शन तुम यूज़ कर रहे हो सेक्शन 87, 88 और 89 में, वो उन एक्ट्स पर डोंट एक्सटेंड टू एक्ट्स, ये उन एक्ट्स पर अप्लाई नहीं होती जो अपनी नेचर में ही क्या हो, ऑफेंसेस हैं, चाहे उनसे हार्म हो ना हो या क्या हो, एक्सपेक्टेड हो। अब हम इसका जो इलस्ट्रेशन है उसको समझते हैं। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो ये कहते हैं कि काजिंग मिसकैरेज अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन, कि काजिंग मिसकैरेज जो है वो क्या है, इज एन ऑफेंस है। अनलेस अगर वो गुड फेथ में जो वुमन है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए किया गया हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज जो काजिंग मिसकैरेज है वो एक इंडिपेंडेंट क्राइम है। उसके बाद कहते हैं कि ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म which it may cause or to be intending to cause to the woman, therefore it is not an offense by reason of such harm and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वुमेन है मिसकैरेज के लिए खुद क्या करती है, एग्री करती है, यानी अपना कॉन्सेंट जो है वो देती है, ठीक है। सरफेस पर जो हमें चीज़ नज़र आ रही है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका जिस्म है तो डिसीजन भी उसका है। तो फिर ये जो मिसकैरेज है ये ऑफेंस क्यों है? यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 91 है वो ये बात करता है कि ये एक्ट जो है, यानी जो मिसकैरेज है, ये सिर्फ हार्म की वजह से एक्ट नहीं है, बल्कि ये अपनी नेचर में ही क्या है, एक्ट है। तो यहाँ पे ये जो हमने एक फ्रेज देखा, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म, उसको अगर हम यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन पे अप्लाई करें तो सोचो, अगर मिसकैरेज से कोई जो फिजिकल हार्म है वो ना भी पहुंचे औरत को, फिर भी लॉ क्या करता है कि इसे ऑफेंस मानता है। यानी इसका मतलब ये है कि क्राइम का जो बेस है वो इंजरी नहीं है बल्कि एक्ट खुद है। अब सवाल ये है कि अगर जो वुमेन है वो क्या देती हैं, वो खुद कहती हैं कि मैं कंसेंट देती हूँ, लेकिन फिर भी लॉ जो है उसकी जो कंसेंट है उसको इग्नोर क्यों करता है? इसका जवाब ये है क्योंकि यहाँ पर जो सिर्फ जो इंडिविजुअल है, वुमेन है, उसका जो इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि लॉ जो है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, वो जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, और उसके साथ साथ ये जो पार्ट हैं, जो सोशल मोरलिटी है उसका भी हिस्सा है, और उसके अलावा ये जो पब्लिक पॉलिसी है ये उसकी भी अगेंस्ट है। सो लॉ क्या करता है कि वो ये कहता है कि इंडिविजुअल कंसेंट सोसाइटी के अगेंस्ट जो है वो कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकती, यानी जो सोसाइटल इंटरेस्ट हैं वो क्या है, वो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं बनिस्बत किसी पर्सनल इंटरेस्ट के। सो जो सेक्शन नंबर 91 है ना, ये एक एक्सेप्शन भी देता है इस फॉर्म में, ठीक है, और वो ये है कि अगर मिसकैरेज जो है वो गुड फेथ में दिया गया हो और वुमेन की जो लाइफ है वो बचाने के लिए हो, तो फिर वो क्या है, वो ऑफेंस नहीं है। यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 88 है और या 88 जो है वो यूज़ होता है, जो बात करता है बेनिफिट और नेसेसिटी की, यानी जब बात जो है वो लाइफ सेविंग पे आ जाए, लाइफ सेव करनी हो, तो फिर क्या करता है, फिर लॉ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। अगर सिर्फ चॉइस की बात हो तो फिर लॉ क्या हो जाता है, वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। सो इस सेक्शन को अगर हम सिंपली समझें तो ये सेक्शन ये कहता है कि अगर एक्ट खुद जो है वो एक ऑफेंस है, वो एक खुद क्राइम है, तो फिर जो कंसेंट है वो उसे क्लीन नहीं कर सकती। सो अब आगे हम अपने आज के लेक्चर का जो लास्ट सेक्शन है उसको देखते हैं, और वो है सेक्शन नंबर 98 और 92। उसका जो टाइटल है वो कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कॉन्सेंट।
इसका तो ये भी मतलब है कि ये जो सेक्शन नंबर 92 है, तभी जो हमने एक एक्सेप्शन का जिक्र किया कि जो ये इलस्ट्रेशन यहाँ पे जो एक्सेप्शन देता है, तो इसका मतलब है कि जो सेक्शन नंबर 92 है वो भी इस केस में एक्सेप्शन की सूरत में क्या है, वैलिड हो सकता है। ओके, आगे हम देखते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है वो क्या कहता है। ये कहता है कि नथिंग इज इन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, यानी अंडर सेक्शन नंबर 92 कोई भी चीज़ जो है वो ऑफेंस नहीं है अगर आगे आने वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो क्या हो, वो फुलफिल हो। आगे कहते हैं विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ। सबसे पहली जो बात हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, वो यहाँ पे हो रही है बेनिफिट की। यानी ला ये पूछता है कि क्या एक्ट जो है वो उसी पर्सन के बेनिफिट के लिए था जिसको हार्म हुआ, ठीक है। अगर बेनिफिट जो है वो जेन्युइन है तो फिर क्या कहते हैं कि मतलब फिर तो ठीक है, फिर आगे बढ़ो। लेकिन अगर बेनिफिट ही डाउटेड है तो फिर जो डिफेंस है वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है। यहाँ जो बेनिफिट है उसका मतलब ये है, यानी लाइफ सेव करना, इंजरी को प्रिवेंट करना, सीरियस जो डिजीजेज हैं उनको रोकना, जिसको ऑलरेडी हम ऊपर के सेक्शन में हमने देखा है कि जो फिनेंशियल बेनिफिट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, एंड गुड इवन विदाउट दैट पर्सन कॉन्सेंट, यानी कि अगर उस पर्सन की कंसेंट नहीं भी है लेकिन अगर वो गुड फेथ में किया गया है तब भी जो है वो ऑफेंस नहीं है। So if the circumstances are such that it is impossible for the person to signify consent, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि पर्सन जो है वो कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है, वो कंसेंट दे ही नहीं सकता। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, ठीक है, या जो है वो यानी एक्सीडेंट का कोई विक्टिम है, तो फिर यहाँ पे जो डिले करना होता है, अगर डिले किया जाएगा तो फिर क्या वो डेंजरस हो सकता है ना, इसलिए लॉ जो है वो इमीडिएट एक्शन क्या करता है, वो अलाउ करता है। आगे कहता है कि और इफ द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे जो पर्सन है वो मेंटली या फिजिकली क्या है, इनकेपेबल है, यानी कोई इनसेन पर्सन हो गया या कोई सिवियर इंटॉक्सिकेशंस हो गई। यहाँ पर जो है वो सेक्शन जो 90 है ना, उसका जो कंसेप्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो एब्सेंट है। आगे ये बात करते हैं कि एंड हिज नो गार्डियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम। ओके, यहाँ पे लॉ जो है वो ये कहते हैं कि क्या कोई गार्डियन जो है वो अवेलेबल है। अगर गार्डियन अवेलेबल है तो फिर तो पहले उसकी कंसेंट ज़रूरी है। अगर गार्डियन अवेलेबल नहीं है तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि जो सेक्शन नंबर 92 है वो अप्लाई होगा। यानी जो सेक्शन नंबर 92 है वो क्या है, वो लॉस्ट रिजॉर्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद ये कहता है कि फ्रॉम whom इट इज़ पॉसिबल टू obtain consent in time for the thing to be done with benefit। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अर्जेंसी की, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि क्या टाइम था कंसेंट लेने का, whom इट इज़ पॉसिबल टू obtain consent in time, क्या टाइम था कि वो कंसेंट ले सकता। अगर टाइम था तो फिर तो कंसेंट जो थी वो क्या फिर तो ज़रूरी थी कि कंसेंट ली जाती। लेकिन अगर टाइम नहीं था यानी इमरजेंसी थी तो फिर जो डायरेक्ट एक्शन है वो क्या है, वो अंडर सेक्शन नंबर 92 अलाउड है। अब इसके प्रोविजो देखते हैं कि ये क्या कहता है, कुछ कंडीशंस अप्लाई करता है सेक्शन नंबर 92। फर्स्ट ये है कि दैट द एक्सेप्शन शिल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। ये कहते हैं कि तुम किसी को इंटेंशनली नहीं मार सकते, इवन गुड फेथ में भी। ये क्या है, जो फर्स्ट प्रोविजो है ये एब्सोल्यूट लिमिट है, जो आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो राइट टू लाइफ की बात करता है, ये उससे अलाइन करता है। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रोविजो है वो बात करता है that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than preventing death, grievous hurt, or curing any grievous disease or infirmity। यहाँ पर जो नॉर्मली रिस्की एक्ट्स है ना वो अलाउड नहीं होते, यानी नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन अगर लाइफ सेविंग जो है वो पर्पस हो, लाइफ सेविंग पर्पस हो, हार्ट को बचाना पर्पस हो, या क्यूरिंग जो है वो पर्पस हो, ठीक है, तो फिर इस सूरत में जो है ये क्या है, ये अलाउड है। यानी जो इमरजेंसी सर्जरी होती है ना, ये फिर अलाउड होता है। फिर ये जो थर्ड प्रोविजन है ये बात करता है दैट दिस एक्सेप्शन शिल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ हर्ट और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। यहाँ बात हो रही है
नो वॉलेंट्री हार्म की, ठीक है, हर्ट की, एक्सेप्ट टू प्रिवेंट ग्रेटर जो हार्म है। यानी लॉ ये कहता है इस प्रोविजो में कि तुम हार्म नहीं कर सकते जब तक वो किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए ना हो। सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड है वो ये है लेसर इवन वर्सेस ग्रेटर इवन। सो आगे है प्रोविजो नंबर 4, ये बात करता है दैट द एक्सेप्शन शिल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। सो लॉ ये कहता है कि तुम इनडायरेक्ट इलीगल एक्ट को क्या कर सकते हो, जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो लॉजिक है, इसको हम सेक्शन नंबर 89 में जो है डिटेल के साथ देख चुके हैं। यानी ये जो प्रोविजो है ये ऑलमोस्ट वही प्रोविजो है जो ऊपर के सेक्शंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको समझते हैं। जो इलस्ट्रेशन नंबर ए है वो बात करता है कि जी क्या है, जी इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स और एन इज इनसेंसिबल। ए जो है वो एक सर्जन है, उस वो देखता है कि दैट जी रिक्वायर्स टू बी ट्रिप ऑन ए नॉट इंटेंडिंग जी डेथ। वो ये नहीं चाहता कि जी की डेथ हो, बट गुड फेथ में वो क्या चाहता है, जी को बेनिफिट करना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी जो है वो बचाना चाहता है। वो क्या करते हैं, परफॉर्म्स द ट्रिप ऑन बिफोर जी रिकवर हिज पावर ऑफ जजिंग फ्रॉम हिमसेल्फ। कि चूंकि वो अनकॉन्शियस है, वो डिसीजन या जो कंसेंट है वो नहीं दे सकता और ये इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं, तो फिर इस सूरत में कहते हैं कि ए जो है वो उसने कोई जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं किया। अब ये जो ड्रेपन है ये क्या है, इसका मतलब है जो स्कल है ना, ये इंसान की जो खोपड़ी होती है यानी जो सर की हड्डी होती है, उसमें से डॉक्टर्स क्या करते हैं, सर्जन के एक छोटा सा सुराख करते हैं यानी होल बनाते हैं सर्जिकल पर्पज़ के लिए। यानी डॉक्टर जो है वो स्कल में क्या करते हैं, ड्रिल या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होती है उससे एक ओपनिंग बनाते हैं ताकि ब्रेन जो है, जो दिमाग है, उस तक जो है वो एक्सेस मिल सके। सो जो इस एग्जांपल में जिड क्या है, वो अनकॉन्शियस है, ठीक है, इनसेंसिबल है यानी कंसेंट नहीं दे सकता और उसे सीरियस हेड इंजरी कॉज हुई है। और डॉक्टर को लगता है कि अगर जो ऑपरेशन जो है वो डायरेक्ट ना किया गया तो फिर जो जी है वो क्या हो सकता है, वो मर सकता है। तो फिर जो डॉक्टर हैं वो क्या करता है, स्कल में होल बनाता है यानी ट्रिपिनेशंस करता है और प्रेशर जो है वो रिलीज करता है ताकि जो क्लॉट है उसको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। ये है तो रिस्की, लेकिन डेथ का रिस्क भी इसमें हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इंटेंशन है वो क्या है यहाँ पे, उसका जी का बेनिफिट है यानी उसकी लाइफ सेव करना है और जो सिचुएशंस हैं वो भी ऑब्वियसली इमरजेंसी की है। सो कंसेंट जो और जो जी है वो इनसेंसिबल भी है और जो कंसेंट लेना है वो पॉसिबल भी नहीं है। सो इसलिए जो सेक्शन नंबर 92 है वो क्या है, उसके अंडर ये एक्ट जो है ये क्या है, लॉफुल है। अब जो दूसरी इलस्ट्रेशन है वो ये कहती है कि जी जो है इज कैरीड ऑफ बाय अ टाइगर, यानी एक टाइगर है, उसने जी पे हमला किया हुआ है और उसको लेके जा रहा है। अब एक शख्स है वो क्या करता है, ए वो फाइट्स विद द टाइगर, वो टाइगर पे फायर करता है और ये जानते हुए कि इट टू बी लाइकली दैट द शॉट मे किल जी, कि वो शॉट जो है वो जी को भी लग सकता है जिससे वो मर सकता है, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जी, बल्कि उसका जो इरादा है वो जी को कत्ल करना नहीं है, उसको बचाने के लिए वो टाइगर पे अटैक करता है। एंड इन गुड फेथ इंटेंडिंग टू जी बेनिफिट, ठीक है, और वो बेनिफिट क्या है, टू सेव हिज लाइफ। एज बॉल गेव जी अ मॉर्टल वॉन्ड। अब वो जो ए की वजह से जी को क्या पहुंचता है, यानी एक वॉन्ड पहुंचता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, सो अंडर सेक्शन 92 जो है ये क्या है, ये ऑफेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटेंशन जो था वो सेव करना था और सिचुएशन जो थी वो इमरजेंसी की थी। जो थर्ड इलस्ट्रेशन है वो बात करते हैं कि ए है वो एक सर्जन है, वो देखता है कि एक चाइल्ड जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है विच इज़ लाइकली टू प्रूव, यानी वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर बर वक्त जो है वो ऑपरेशन ना किया जाए। देर इज़ नो टाइम टू अप्लाई, यानी अप्लाई टू द चिल्ड्रन चाइल्ड्स गार्डियन, कि वो चाइल्ड के जो गार्डियन है उस तक अप्रोच करे, उनसे कंसेंट ले। ए जो है वो क्या करता है, वो इमीडिएट ऑपरेशन कंडक्ट करता है। उसका जो इंटेंशन है वो क्या है, इन गुड फेथ द चाइल्ड बेनिफिट्स, और चाइल्ड बेनिफिट्स यानी उसकी ज़िंदगी को बचाना चाहता है। तो इस सूरत में भी जो सर्जन है ए, उसने कहते हैं अंडर सेक्शन 92 वो क्या किया है, वो कोई जो है ऑफेंस नहीं किया क्योंकि अर्जेंसी जो है वो जस्टिफाई करती है इसको। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर डी है, ए इज़ इन हाउस विच इज़ ऑन फायर, ठीक है, विद जी अ चाइल्ड। ओके, अब ए जो है वो जी के साथ है, जी कौन है, वो एक चाइल्ड है। पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, नीचे लोगों ने एक जो ब्लैंकेट है वो पकड़ा हुआ है। ए ड्रॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप,
वो क्या करता है उस जी को, यानी ए जो है वो जी को, जो बच्चा है उसको ऊपर से क्या करता है, फेंकता है, नीचे गिरा देता है। वो ये जानता है, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द फॉल मे किल द चाइल्ड, तो हो सकता है उसका जो बच्चा है वो क्या हो जाए, मर जाए, किल हो जाए, बट नॉट इंटेंडिंग, लेकिन वो उसको मारना नहीं चाहता, उसको बचाना चाहता है, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ द चाइल्ड्स बेनिफिट हेयर इवन इफ द चाइल्ड इज किल्ड, यानी अगर बच्चा जो है उस ब्लैंकेट में नहीं गिरता, जमीन पे गिर जाता है और वो मर जाता है बाय द फॉल, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने क्या किया है, कहते हैं कि उसने कोई जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं किया, क्योंकि अगर वो बच्चे को गिराता है, वो ब्लैंकेट पे जाता है, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है कि वो बच जाए, लेकिन वो जिस आग में फंसे हुए हैं वहाँ पे जो अल्टरनेटिव डेथ थी वो सर्टन थी, ठीक है, यानी उस सूरत में तो बच्चे ने मरना ही मरना था। ओके, अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसको गौर से देखें। ओके, सो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये कहते हैं कि मेयर पेक्यूनियरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89 एंड 92। यहाँ पे जहाँ जहाँ बेनिफिट की बात हुई है, वहाँ वहाँ हमने ये बताया कि बेनिफिट का मतलब है किसी की ज़िंदगी बचाना, उनको ग्रीवियस हर्ट से बचाना, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, यानी इन सेक्शंस में जो बेनिफिट का जिक्र आया है, वो उस बेनिफिट में जो फिनेंशियल बेनिफिट्स है ना, जो मनी से रिलेटेड है, जो सेल्फिश बेनिफिट है, वो शामिल नहीं है। अब अगर हम इस लेक्चर को समराइज करें, तो सेक्शन नंबर 87 से लेकर जो सेक्शन नंबर 89 तक है, वो बात करते हैं कि अगर कॉन्सेंट जो है वो होगा तो फिर क्या मिलेगी, फिर प्रोटेक्शन मिलेगी। और उसके बाद जो है, जो सेक्शन नंबर 90 है, वो बात करता है कि अगर ये जो कंसेंट है, ये क्या होना चाहिए, ये वैलिड होना चाहिए। जो सेक्शन नंबर 91 में हमने डिस्कस किया, वो ये था कि यानी कुछ जगहों पे जो कंसेंट है, अगर आप दे भी दो तो भी वो क्या है, वो इररिलेवेंट है। जैसे हमने जो उसकी जो प्रेग्नेंट वुमन थी, मिसकैरेज का जो केस था जिसको हमने देखा, तो उन केस में फिर कंसेंट जो अगर हो भी तब भी जो है वो क्या होगा, वो इररिलेवेंट होगा। और जो सेक्शन नंबर 92 है, वो बात करता है कि कुछ जगहों पे कंसेंट की ज़रूरत ही नहीं होती। यानी इसमें हमने देखा सेक्शन नंबर 92 में ये जितनी भी हमने इलस्ट्रेशंस देखी, ये सारी इमरजेंसी की कंडीशंस थी, ठीक है। तो उसमें जो था, ना तो उनके गार्डियंस थे, ना उनके पास टाइम तक उनसे कंसेंट लिया जा सके। तो फिर सेक्शन 92 जो है वो बात करता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो कंसेंट है उसकी नो नीड है, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर हम इस लेक्चर को, इन सेक्शंस को अगर हम क्यूएसओ के कंटेक्स्ट में देखें, तो यहाँ पर जो रेलेवेंट आर्टिकल हैं क्यूएसओ के, वो हैं आर्टिकल 120, आर्टिकल 121 एंड 129, और इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ जो है बाकी सेक्शंस के साथ कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसको आप देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने मल्टीपल जो सेक्शंस हैं उनको कवर किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।